17 जनवरी। दो आर्टिकल्स एक्सप्रेस के हैं, एक हिंदू का। पहले एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देखते हैं। द डिजिटल पोल्यूशन। बुली बाई और सोली डील्स ऐप केस में यंगस्टर्स अरेस्ट हुए हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि आजकल यंगस्टर्स भी बहुत ही जल्दी रेडिकलाइज हो रहे हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा किस कास्ट का है, रिलीजन का है। ये सब तो पुराने ज़माने के लोगों की बातें होती हैं, कास्ट रिलीजन देखना। तो ये चीज़ें जनरली सही नहीं है। बिकॉज जैसे कि इस केस में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स। एंड धीरे धीरे वो रेडिकलाइज हो जाते हैं। एंड रेडिकलाइज होने के बाद वो कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हैं, जैसे कि इस केस में ऐप्स जो है यंगस्टर्स ने बनाई थी एंड वही लोग इसको प्रमोट कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पे जितनी हेट कंटेंट है, उसका उसको बनाता कौन है? जो भी उसको बनाता है उसका मेन मोटिव होता है सोसाइटी में लोगों को रेडिकलाइज करना। ठीक है, एक होते हैं क्रिएटर्स, दूसरे होते हैं कि जो उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक पे हम लोग आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं कंटेंट को। तो जो हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारी इतनी ज़्यादा गलती नहीं होती, बिकॉज हमें क्या पता कि किस बंदे ने क्या किस इंटेंशन से बनाया है। हम तो सेम ही चीज़ को बार बार देखे जा रहे हैं एंड हमें वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, फिर हम लगता है ये बात बिल्कुल ठीक लगी है एंड उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम मोटिव के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो एक बंदा है क्रिएट करता है और बाकी हम लोग हैं जो उसको फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गलती दोनों की है, क्योंकि दोनों ही केस में पोल्यूशन हो रहा है। जैसे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन चाहे कोयला जलाने से हो या गाड़ी चलाने से, पोल्यूशन इज पोल्यूशन। उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स सबको भुगतने पड़ते हैं। उसी तरह ये जो हेट कंटेंट है, ये भी डिजिटल एरिया में पोल्यूशन है, जिससे हमारी सोसाइटी में टॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर पोल्यूशन को इग्नोर करोगे, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, तो दिन बे दिन वो पोल्यूशन और खतरनाक होता रहेगा। फिर उसको डील कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली रोकना होगा, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं वो, ताकि वो रेडिकलाइज ना हो, ज़्यादा हेट कंटेंट ना देखे। हेट कंटेंट को हमें काउंटर करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन ऐप वाले केसेस में हमें दिखाना होगा कि जिन विमेन का आप ऑक्शनिंग कर रहे हो, कोई विमेन कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना कि उनकी ऑक्शनिंग करोगे। राइट, वो भी इंसान है आपकी तरह, आपके घर में भी विमेन होती हैं, दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स लाइक अदर पीपल। एंड फैक्ट चेकिंग ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट चेकिंग की लिमिट होती है, क्योंकि एक बार कोई बंदा बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बन जाती है, फिर आप उसको जितने मर्जी फैक्ट्स बता दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए हेट कंटेंट को काउंटर करना ज़रूरी है। ठीक है, फैक्ट चेकिंग पे फोकस होना चाहिए, बट वो ज़्यादा कारगर जनरली होता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में दूसरा आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, वो है पंजाब इलेक्शन अपॉर्चुनिटी। बेसिकली बात इलेक्शन की नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑथर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई इलेक्शन का मुद्दा है, तो क्या इलेक्शन में कोई पार्टी के अंदर इतना दम है कि वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐड करे? राइट, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ रेट पंजाब में पहले बहुत अच्छा था। 1970s में पंजाब में एग्री जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% था और नेशनल एवरेज उससे आधा था। अब उल्टा हो गया है, अब पंजाब में कम है और नेशनल एवरेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम काम करी, वो चीज़ें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब पंजाब को हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी भी पंजाब में क्या है, 85% इलाकों में गेहूं चावल ही उगाया जाता है पुराने ज़माने की तरीके से। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो मोनोक्रॉपिंग चल रही है, क्योंकि सरकार एमएसपी पे खरीदती है सारा सामान वहाँ से, सॉरी मतलब गेहूं चावल लेती है, तो एमएसपी पे फोकस कम होना चाहिए। गेहूं चावल की पे फोकस कम करो, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, एक ही क्रॉप उगे जा रही है, फिर बाद में उस क्रॉप का स्टबल बर्न करना पड़ता है। वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि सरकार फ्री पावर देती है, तो फ्लड इरीगेशन यूज़ किया जाता है चावल को उगाने के लिए। फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी बहुत बेकार हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ते हैं और उतनी ज़्यादा फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार का बिल आता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि एक तो अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी को कंट्रोल करो। कैसे? ये मत कहो कि तुम्हें जितना फर्टिलाइजर चाहिए उस हिसाब से पर पैकेट पे सब्सिडी मिल रही है, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। रादर कितना लैंड है किस किसान के पास, उस हिसाब से उसके सीधा बैंक खाते में पैसे चले जाने चाहिए कि भाई तुम्हारा तुम्हारे पास इतना एरिया है, तुम इतने पैसे ले लो। ठीक है ना? फर्टिलाइजर को लेकिन फिर तुम मार्केट से प्रॉपर एमआरपी पे खरीदो। राइट, जो भी उसका प्रॉपर रेट है उसमें सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, यूरिया पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा सरकार देती है, तो यूरिया को भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में इंक्लूड कर देना चाहिए।
हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है कि किसान ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाए फर्टिलाइजर्स को। उसका एक तरीका होता है फर्टिगेशन को प्रमोट करना। फर्टिगेशन मतलब पानी में फर्टिलाइजर को मिला दिया जाता है एंड इरिगेशन वाले पानी में फिर उसको इरिगेशन वाले पानी के थ्रू भेजा जाता है क्रॉप्स तक। तो उन इस तरह के जो होते हैं फर्टिलाइजर्स जिनको पानी में मिला के भेजा जा सकता है, सप्लाई कर सकते हैं क्रॉप्स को, वो वाले फर्टिलाइजर्स पे भी सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उनको प्रमोशन मिले। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे सरकार को फोकस करना चाहिए, स्पेशली पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गेहूं चावल उगता है एंड एज इट इज एफसीआई खरीद लेता है। फूड प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। वहाँ पे मेगा फूड पार्क्स बनने चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल पे फोकस होना चाहिए ताकि उनके वहाँ पे फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी खुले। एंड इस सेक्टर में सरकार को एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए। मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग सपोर्ट है सरकार की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, एक्सपोर्ट्स पे भी सरकार का फोकस है, लेकिन इन चीज़ों पे फोकस और स्ट्रेंथन करना होगा। हिंदू का आर्टिकल है टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसीज में बहुत लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं जिनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है, बट उसमें टैक्स कैसे लगाया जाए, कितना टैक्स लगेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू जो इनकम हुई है वो आपकी बिजनेस इनकम में इंक्लूड होगी या उसको कैपिटल गेन माना जाएगा, कैसे उसको मानना चाहिए, किस टैक्स हेड के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के अंदर जो गेन होता है, प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स रेट अलग अलग होता है। राइट, तो फिर ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन अभी तक सरकार ने दी नहीं है। दूसरा, बहुत सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो इंटरनेशनली होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसमें किस कंट्री की कितनी जुरिस्डिक्शन है, किस कंट्री को कितना उसमें ट्रांजैक्शन पर टैक्स ले सकती है सरकार, इस चीज़ पे कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ तो एक्सचेंज के थ्रू होती हैं एंड कुछ लोग आपस में भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ ले सकती हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, हालांकि वो लोग कई बार कॉपरेट नहीं करते हैं, बट ठीक है, वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हम लोग कर सकते हैं। बट बहुत सारी ट्रांजेक्शन तो क्रिप्टो एक्सचेंज के सिवा भी होती हैं, राइट, तो उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते, देयर इज नो मैकेनिज्म। एंड कोई भी टैक्स पेयर खुद नहीं बताएगा क्योंकि सारे लोग एनोनिमस हैं, कौन किसको कितने क्रिप्टो भेज रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है, तो कोई बंदा खुद तो आके बताएगा नहीं सरकार को कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो के थ्रू पे, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। तो इसलिए ये कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे टैक्स लगा पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल। डिड यू नो, इंडियन नेशनल आर्मी को 1942 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने बनाया था। इसमें मेनली वो लोग थे जो इंडियंस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे। जब जापान ने मलेन पेनिनसुला पे कब्जा किया, इन लोगों को बंदी बना लिया था एंड बाद में यही लोग फिर इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट बने थे। ये जो पहली इंडियन नेशनल आर्मी थी ये ज़्यादा कारगर नहीं थी एंड इसीलिए फिर अगले साल रास बिहारी बोस ने इसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर इसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइव किया था। अल्टीमेटली 1945 सितंबर में इसको डिसॉल्व करना पड़ा एंड फिर उसके 2 महीने बाद ही रेड फोर्ट ट्रायल्स शुरू हो गए थे। यूट्यूब पे रोज एडिटोरियल्स की समरी आएगी, हिंदू और एक्सप्रेस दोनों के एग्जाम रेलिवेंट जो भी आर्टिकल्स होंगे, ताकि उनको आप प्रिंट करके या कहीं पे सेव कर पाओ एंड बाद में रिवाइज कर पाओ। जो एग्जाम रेलिवेंट है बस उन्हीं को कवर करेंगे हम। संडे के संडे वीकली एक्सप्लेन्ड आएगा जिसमें हम बेसिकली हफ्ते भर में कोई भी न्यूज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दीन दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से न्यूज़ को एक ब्रीफ में दे दिया जाएगा। मंथली मैगजीन आएगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मार्च में शुरू होगा एंड मेंस का कोर्स प्रीलिम्स के बाद होगा।